दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, अकबर बीरबल से भी ज्यादा मजेदार कहानी गोनू झा की चतुराई की है। गोनू झा के 6 मजेदार किस्से। एक बार मिथिला के राज दरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। वह 7 फुट ऊंचा, भारी डीडौल वाला, मजबूत शरीर वाला पहलवान था जिसकी बाहों की मछलियां देखते ही बनती थी। मिथिलानरेश कला के बहुत प्रेमी थे। पहलवान को दरबार में बड़े आदर के साथ लाया गया। महाराज ने उसका स्वागत किया। मिथिला नरेश, पहलवान गर्वीली वाली में बोला, मैं दिल्ली से आया हूं और मेरा नाम ज्वाला सिंह है। दिल्ली में मेरे मुकाबले का कोई भी पहलवान नहीं है। मैं आसपास के राज्यों के सभी पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ चुका हूं और अब मिथिला आया हूं। मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक से बढ़कर एक मल्ल है। तनिक मैं भी तो देखूं कि मुझे कोई टक्कर दे सकता है या नहीं। मल्ल ज्वाला सिंह, हमें यह जानकर तो खुशी हुआ कि तुम्हें अपनी शक्ति का घमंड है। तुम यह क्यों भूल जाते हो कि संसार में हर कला का एक से बड़ा एक मर्मज्ञ पाया जाता है। मिथिला नरेश ने कहा, महाराज, द्वंद्वकला में मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे पराजित कर सके। ज्वाला सिंह बोला, अवश्य ऐसी ही बात होगी, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम कभी भी पराजित नहीं हो सकते। मुझे तो यही लगता है। फिर ठीक है, कल प्रातः अखाड़े में तुम्हारी भुजाओं की शक्ति और पैतरों का आकलन होगा। मिथिला नरेश ने कहा। और अगले दिन अखाड़े में ज्वाला सिंह गरज रहा था। मिथिला के कई मल्ल उससे द्वंद्वयुद्ध को तैयार थे। राजा के आते ही पहली कुश्ती शुरू हो गई। ज्वाला सिंह वास्तव में गजब का पहलवान था। उसने क्षण भर में प्रतिद्वंद्वी को चित कर दिया और उसके बाद तो मिथिला के 4 और पहलवान उसके सामने घुटने टेक चुके थे। अब मिथिला सम्मान खतरे में था। राजा चिंतित थे। उसे दिन ज्वाला सिंह को राजा की आज्ञा से शाही मेहमान बनाकर भांति भांति का भोजन कराया गया। दूसरे दिन तो और भी गजब हुआ। मिथिला का कोई भी मल्ल ज्वाला सिंह से भिड़ने को तैयार ही नहीं था। अब महाराज समझ गए कि मिथिला का सम्मान कोई नहीं बचा सकेगा। उनके चेहरे पर उदासी छा गई और वह सब दरबारियों की तरफ देखने लगे। क्या मिथिला में कोई ऐसा मल्ल नहीं जो ज्वाला सिंह के दर्प को चूर चूर कर सके? क्या हमने अपने मल्लों को व्यर्थ ही घी दूध आदि खिलाया है? इस प्रकार तो मिथिला का सम्मान नहीं बचेगा। दरबार में गोनू झा भी थे। उन्हें महाराज की उदासी देखकर अच्छा नहीं लगा। अब उन्हें कुछ सोचना होगा। महाराज, मैं ज्वाला सिंह से मल्लयुद्ध करूंगा। गोनू झा गरजकर बोले, यद्यपि यह मेरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैं बचपन में कुश्ती लड़ता था तो मुझ पर कोई जिन्न सवार हो जाता था। प्रतिद्वंद्वी के हाथ पैर टूट जाते थे। तन घरवालों ने मुझे कुश्ती लड़ने से रोक दिया। फिर बहुत दिनों बाद एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरे हाथों में मानहत्या की रेखा है, जो कभी लड़ते भिड़ते मेरे हाथों होगी। इसलिए मैं द्वंद्व नहीं करता, पर आज बात मिथिला के सम्मान की है तो मैं अवश्य लड़ूंगा। ज्वाला सिंह भौंचक्का सा उस कमजोर से आदमी को देख रहा था जो इतनी गरज के साथ चुनौती स्वीकार कर रहा था। महाराज समझ गए कि गोनू झा बुद्धि का कोई प्रयोग करके उस पहलवान का गर्व चूर करना चाहता है। हाँ भाई ज्वाला सिंह, गोनू झा बोले, कुश्ती के तो विद्वान हो और सैकड़ों कुश्तियां जीती भी होगी। कुश्ती की सरगम तो जानते होंगे। सरगम? ज्वाला सिंह अचकचाया। अरे, सरगम नहीं जानते कुश्ती की? कैसे पहलवान हो? जानता हूं न, सब जानता हूं। ज्वाला सिंह को कहना पड़ा। भरे दरबार में वह कैसे कह देता कि वह मल्ल होकर भी कुश्ती की सरगम नहीं जानता? होती होगी कोई ऐसी चीज। उसे क्या उठाकर दे मारेगा।
तो फिर कल हमारी कुश्ती पंचम स्वर, द्रुत लय और पटक ताल से होगी, साथ ही काल भैरव राग में होगी। गोनू झा बोले। ज्वाला सिंह ने सहमति में सिर तो हिला दिया, पर उसका दिल लरज उठा। उसने आज तक उस तरीके से कुश्ती न लड़ी थी, जिस तरीके से उसका प्रतिद्वंद्वी बता रहा था वह तो एक भी न जानता था। ज्वाला सिंह इसी उधेड़बुन में था। रात्रि का भोजन करने के बाद आराम कर रहा था कि दरबारी बोला, कल तो वास्तव में मजा आ जाएगा। असली कुश्ती तो कल ही देखने को मिलेगी। गोनू झा पटक ताल में जरा कच्चे हैं, पर द्रुत लय में उनका जवाब नहीं। आप पलक भी न झपकेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दरार पड़ जाएगी। क्या गजब का पैंतरा है उनका। ज्वाला सिंह ने होंठों पर जुबान फिराई। आपने कहाँ सीखी यह मल्ल विद्या? दरबारी ने पूछा। दिल्ली से ही। दिल्ली में दाम व पेंच तो सब सिखाए जाते हैं, पर जब तक लय ताल का पता न चले तो क्या सीखा। गोनू झा तो राग काल भैरव के उस्ताद हैं, और काल भैरव तो आप खुद जानते हैं बड़े ही क्रोधी मल्ल है। ज्वाला सिंह को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अब मुझे आराम करने दो, वह दरबारी से बोला। प्रातः जल्दी जागना है। दरबारी हंसता हुआ वहां से चला गया। सुबह अखाड़े में गोनू झा शेर की भांति गरज रहे थे। चारों तरफ भीड़ का कोलाहल था। मिथिला नरेश अपनी गद्दी पर बैठे थे, पर दिल्ली के पहलवान ज्वाला सिंह का कहीं अतापता नहीं था। सारे मिथिला में खोजने पर भी वह कहीं नहीं मिला। महाराज समझ गए कि गोनू झा को विजेता घोषित कर दिया गया और ढेरों पुरस्कारों से नवाजा गया। महाराज के पूछने पर गोनू झा ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने ज्वाला सिंह को सुर, लय, ताल की उलझन में तो डाल ही दिया था। रात को एक विश्वस्त दरबारी द्वारा उसे इतना भयभीत कर दिया गया कि उसने भाग जाने में ही भलाई समझी। महाराज प्रसन्न हो गए। मिथिला का सम्मान जो बच गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो मिथिला नरेश की सभा में उनके बचपन का मित्र परदेश आया था। नरेश उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गए। उन्होंने अपने मित्र की खूब आवभगत की। अचानक मित्र की नजर दीवार पर लगे एक चित्र पर गई। चित्र खरबूजे का था। मित्र बोला, कितने सुंदर खरबूजे हैं। वर्षों से खरबूजे खाने को क्या, देखने को भी नहीं मिले। अगले दिन मित्र ने यही बात दरबार में दोहरा दी। मिथिला नरेश ने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, क्या अतिथि की यह मामूली सी इच्छा भी पूरी नहीं की जा सकती? सारे दरबारी, मंत्री, पुरोहित खरबूजे की खोज में लग गए। बाजार का कोना कोना छान मारा। गांवों में भी जा पहुंचे। गांव वाले उनकी बात सुनकर हंसते कि इस सर्दी के मौसम में खरबूजे कहाँ। जब सब थक गए तो एक दरबारी ने व्यंग्य से कहा, महाराज, अतिथि की इच्छा गोनू झा ही पूरी कर सकते हैं। सच है, इनके खेतों में इन दिनों भी बहुत सारे रसीले खरबूजे लगे हैं। मिथिला नरेश ने गोनू झा की तरफ देखा। नरेश की आज्ञा मानते हुए गोनू झा ने कुछ दिन का समय मांगा, फिर कुछ उपाय सोचते हुए दरबार से चले गए। कई दिन बीतने पर भी गोनू झा दरबार में नहीं आए। पुरोहित ने कहा, कहीं डरकर गोनू झा राज्य छोड़कर तो नहीं चले गए। एक सुबह जब मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे तो गोनू झा कई सेवकों के साथ आए। सबने मिथिला नरेश को प्रणाम किया। सेवकों के साथ लाए टोकने जमीन पर रख दिए। उसमें खरबूजे थे। यह देख नरेश खुश हो उठे। उनके मित्र ने कहा कि आज वर्षों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हूं। मिथिला नरेश ने सेवकों से छुरी और थाली लाने को कहा तो गोनू झा बोले, क्षमा करें महाराज, हमारे अतिथि ने कहा था कि वर्षों से खरबूजे नहीं देखे, इसलिए ये खरबूजे खाने के लिए नहीं, देखने के लिए हैं। ये मिट्टी के बने हैं। नरेश सहित सभी दरबारी गोनू झा की चतुराई पर दंग रह गए।
गोनू झा की चतुराई पर मित्र भी जोर से हंसा। वाह गोनू झा, समझो हमने खरबूजे देखे ही नहीं, खा भी लिए। मिथिला नरेश ने गोनू झा को उसकी चतुराई के लिए ढेर सारा इनाम देते हुए उसको शाबाशी दी कि तुम सचमुच इस दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम्हारी सूझबूझ से आज मेरे मित्र की इच्छा पूरी हो सकी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आज से लगभग 500 साल पहले मिथिला राज्य में भरौरा नाम का एक गांव था। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में विधवा ब्राह्मणी और उसके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम गोनू और छोटे पुत्र का नाम भोनू था। गोनू बड़ा ही चतुर, हाजिर जवाब और प्रखर बुद्धि का युवक था। सारे गांव में उसकी अक्लमंदी की चर्चा रहती थी। उसने पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। थोड़ी सी खेती में ही घर का ठीक प्रकार गुजरा हो जाता था। वृद्धा माँ अपने बड़े बेटे की बुद्धि और परिश्रम से प्रसन्न रहती थी। माँ को अपने छोटे बेटे की बड़ी फिक्र होती थी। उसे लगता था कि उसके बाद उसका भोनू जाने कैसे रहेगा। इस बारे में उसने एक दिन गोनू से बात की। बेटा गोनू, अब मेरी उम्र हो चुकी है। भगवान के घर से कभी भी बुलावा आ सकता है। माँ ने उदास होते हुए कहा, बेटा मुझे तेरी फिक्र तो नहीं है। ईश्वर की दया से तेरे पास बुद्धिबल है जो किसी भी परिस्थिति में इंसान का साथ नहीं छोड़ती। मगर भोनू की फिक्र है। वह साधारण बुद्धि का लड़का है। माँ तू बबुआ की फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना, मेरा भरोसा कर। बबुआ को मेरे जीते जी कोई परेशानी नहीं होगी। गोनू ने कहा, भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटा। अब मैं चैन से मर सकूंगी। वृद्धा की आंखों में संतोष के भाव आए। कुछ दिनों बाद गोनू का विवाह हो गया। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील सुघड़ और पतिव्रता स्त्री थी। स्वयं गोनू भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह काली माँ के उपासक थे और नित्य प्रति पूजा करते थे। सारा गांव कहता था कि गोनू झा को माँ काली की कृपा से ही इतना बुद्धि प्राप्त हुई है। अपनी छोटी मोटी सभी समस्या लेकर गांव गोनू झा के पास आते और गोनू झा चुटकी में उनकी समस्या का समाधान कर देते। जैसे कि अक्सर होता है कि धन और कीर्ति बढ़ जाने पर आदमी से कुछ ईर्ष्यालु लोग और भी ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे ही गोनू झा के साथ भी हुआ। गांव के कुछ लोग उनसे भी द्वेष रखने लगे। परंतु गोनू झा को न किसी से भय था और न किसी से मतलब। वह अपना काम सफल करने की विद्या जानते थे। उनकी बुद्धि के समक्ष उनके विरोध भी नतमस्तक हो जाते थे। आवश्यकता पड़ने पर गोनू झा अपने बुद्धिबल से विरोधियों से भी अपना कार्य सहज में करा लेते थे। यद्यपि गोनू झा बहुत धनी न थे, पर उनके परिवार का गुजारा ठीक प्रकार से हो जाता था। उनकी पत्नी एक कुशल गृहिणी थी और पीटीआई का बहुत सम्मान करती थी। गोनू झा के विवाह के कुछ दिन पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया। हिंदू रीति रिवाज से गोनू झा ने भली प्रकार माता का दाह संस्कार किया। गांवों में भोज प्रथा का चलन होता है। कोई पैदा हो या मर जाए, दोनों ही स्थितियों में भोज करना होता है। गोनू झा भी विचार कर चुके थे कि वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी माता का भोज करेंगे। परंतु उनके विरोधी तो जैसे इसी अवसर की ताक में थे। विरोधियों ने मिलकर योजना बनाई कि किसी भी प्रकार गोनू झा को महाभोज के लिए उकसाया जाए। सब मिलकर उनके घर मातमपुरसी करने पहुंचे। इधर उधर की बातें हुई और फिर एक ने बात छेड़ दी, झा जी, माता जी के भोज का क्या विचार है? विचार क्या भैया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो करूंगा ही। गोनू झा ने कहा, अब प्रथा को तो मैं नहीं तोड़ सकता। यह ठीक बात है। दूसरे ने कहा, वैसे भी आप ब्राह्मण हैं। आसपास के 25 गांवों में आपका आना जाना है। किसी भी गांव में कैसा भी भोज हो आपको निमंत्रणा ही है।
सो तो है, तीसरा बोला। भाई, आपने गोनू झा की प्रसिद्धि भी तो दूर दूर तक फैली है। सब तो इन्हीं से राय लेने आते हैं। इस हिसाब से तो झा जी को 25 गांवों का महाभोज करना चाहिए। वो तो करेंगे ही। माता जी की आत्मा की शांति के लिए और गोनू झा की चहुओर फैली कीर्ति के लिए आवश्यक भी है। सबका मुंह मीठा होना चाहिए। अरे माँ काली का दिया सब कुछ तो है इनके पास। माता जी स्वर्ग में बैठी आशीर्वाद देंगी और फूली न समाएंगी। गोनू झा खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। वह समझ भी रहे थे कि वह लोग क्या षड्यंत्र रच रहे थे, पर फिलहाल उन्होंने खामोश रहना ही ठीक समझा। आवश्यक था कि पहले शत्रुपक्ष की सारी चालें चल जाएं। उनकी तो एक ही चाल उन पर भड़ी पड़ सकने में सक्षम थी। भाई गोनू झा तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब सब कुछ तो आपने बोल ही दिया है। गोनू झा ने कहा, चार पंचों की बात टालना भी तो उचित नहीं है। इसका मतलब महाभोज होगा। भाई वाह, ऐसा सपूत बेटा भगवान हर किसी को दे। चलो भाई, गांव वालों को खुशखबरी सुनाते हैं कि अपने गोनू झा अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए 25 गांवों का मीठा भोज कर रहे हैं। विरोधी दल ने खुश होकर कहा। फिर विरोधी वहां से खुश होते चल दिए। आपस में कहते भी जा रहे थे कि क्या खूब फंसाया चतुर गोनू झा को। अब सब आतेदाल का भाव मालूम हो जाएगा बच्चू को। बड़ा सयाना बना फिरता था। अरे किसी को कुछ समझता ही न था। अब जब घर के बर्तन भांडे भी बिक जाएंगे तो पता चलेगा। मजा आ जाएगा। मीठे का महाभोज ऐसे ही हो जाता है क्या? मैं तो भई छक्कर खाऊंगा। एक ने हंसकर कहा। और कौन तुमसे कम खाता है? देखना गोनू झा का दिवाला निकल देंगे। सब ठठाकर हंस पड़े और सारे गांव में यह बात फैला दी। जो भी सुनता हतप्रभ रह जाता। गोनू झा की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और यह बात सभी जानते थे। लगता है कोई गड़ा खजाना मिल गया है, किसी ने कहा। हो सकता है, वैसे मां बाप के पास भी तो कुछ होगा। जितने मुंह उतनी बातें। पर मीठे के भोज की खुशी सबको थी। 10-20 साल में कभी एक बार ऐसी दावत मिलती थी। उधर गोनू झा अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि पत्नी के पर हवाइयां उड़ रही थी। यह क्या कर आए आप? 25 गांवों के मीठे भोज की हामी भर ली। आसान काम समझ लिया क्या? घर की स्थिति से अनजान हो क्या? आरी भाग्यवान हामी मैंने नहीं भरी। गोनू झा मुस्कराए, यह तो उन लोगों की अपनी योजना है। तो आपको विरोध करना चाहिए कि जैसे गीत वैसी ताल। उन लोगों ने जो सोचा है वैसा ही होगा, पर कैसे होगा यह तो मैं करूंगा न। लगता है आपने कुछ सोच लिया है। पत्नी मुस्कराई। अब जब दुश्मन वार करे तो चुप नहीं बैठा जाता। तुम देखना कि कैसे मैं उन लोगों की मनमर्जी करता हूं। पत्नी के माथे से चिंता की लकीरें हट गईं। अपने पति की अक्ल पर उसे पूरा विश्वास था। उधर महाभोज की बात उस गांव से निकलकर और गांवों में पहुंच गई। लोग शोक व्यक्त करने आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी। लोग गोनू झा की तारीफें करते न थकते थे। गोनू झा बस मुस्कराते रहते। भोज का दिन करीब आ रहा था। गोनू झा बाजार से बैलगाड़ी भरकर पत्तल ले आए। अब तो कोई संशय ही बाकी न था। भोज के एक दिन पहले 25 गांवों में निमंत्रण भेजा गया। गोनू झा ने भोज की व्यवस्था खेतों में की और अगर सबसे अपील की कि 11 बजे तक सब आ जाएं। अगले दिन प्रातःकाल से ही भरौरा में भोज खाने वालों का आना शुरू हो गया। गोनू झा सबको कतार में बिठा रहे थे और उनके सामने पत्तल रख रहे थे। विरोधी परेशानी में थे, कहीं कोई हलवाई और भट्टी तो नजर ही नहीं आ रही।
कैसा मीठा महाभोज था। 12 बजते 25 गांवों के आदमी खेत में कतारों में बैठे थे और मीठे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब गोनू झा के आदेश पर उनके मित्रवर्ग ने मीठा परोसना शुरू किया। यह क्या? पत्तलों पर 4-4 इंच के गन्ने के टुकड़े परोसे जा रहे थे। खाने वाले हतप्रभ और विरोधी दल हक्का बक्का। तब कुछ बुजुर्गों ने क्रोध में भरकर गोनू झा को फटकारा। गोनू झा, यह सब क्या है? एक बुजुर्ग लाल आंखें करके बोले, क्या तुमने हम सबका अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया था? जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो क्यों 25 गांवों में निमंत्रण भेजा? काका, आप अकारण क्रोधित हो रहे हैं। गोनू झा मीठे नरम स्वर में बोले, मैंने क्या त्रुटि कर दी है? गन्ना ही तो सभी मिठाइयों का मूल है। क्या गन्ने के बिना किसी मिठाई की कल्पना की जा सकती है? आप सबका मुंह मीठा हो जाएगा और मेरी माता की आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्या यह मीठा नहीं है? बुजुर्ग नरम पड़ गए। गोनू झा की बात सही जो थी। बेटा, यह बात तो ठीक है। एक और बुजुर्ग ने कहा, मीठा तो यह सबसे अच्छा है, पर तुम्हें इतना बखेड़ा फैलाने की जरूरत क्या थी? अपनी माता की आत्मा की संतुष्टि के लिए 13 ब्राह्मणों को भोज करा देना भी पर्याप्त था। काका, गोनू झा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कोई बखेड़ा नहीं फैलाया। मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भोज करने वाला था। अपने गांव और अपने खास मित्रों की जीने की व्यवस्था तो मेरे पास थी। पर गोनू झा ने खंजर की तरह उंगली विरोधी दाल की तरफ उठाई। ये मेरे गांव के गणमान्य लोग थे जिन्होंने मेरी हामी के बिना जबरदस्ती मेरे ऊपर मीठे के महाभोज का भार लादा। इन लोगों का कहना था कि मुझे कैसे भी करके यह महाभोज करना ही होगा। साथ ही इन्होंने सारे गांव और आसपास के गांवों में प्रचार भी कर दिया। अब बताइए कि मैं क्या करता? विरोधी दाल को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। उस पर गांवों के गणमान्य व्यक्ति उन्हें ही कोस रहे थे। आखिर विरोधियों को वहां से भागना ही पड़ा। भई मान गए गोनू झा को। 25 गांवों का मुंह भी मीठा करा दिया और दावत का खर्च भी बचा लिया। और उन लोगों को भरी समाज में शर्मिंदा भी कर दिया जो किसी कारण उनका दिवाला निकालने की सोच रहे थे। सब गोनू झा की तारीफ करते अपने अपने घर पहुंचे और उनकी पत्नी तो अपने पीटीआई के कारनामे पर फूली न समा रही थी। जरा से खर्च में महाभोज करने का चमत्कार गोनू झा अलावा और कौन कर सकता था? दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 4 गोनू झा का अनुज भोनू झा था। अग्रज दरबार में जाते और अनुज घर गृहस्थी संभालता। गोनू झा की ख्याति और संपत्ति में दिनरात वृद्धि होते देख पड़ोसी ईर्ष्या से जलने लगे। वे उन्हें तरह तरह से नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे रहते, किंतु गोनू झा उन्हें मात कर देते। कोई षड्यंत्र सफल न होते देख अंततः पड़ोसियों ने सोचा कि घर का भेदिया लंका ढाए, अर्थात क्यों न सहोदर के माध्यम से ही पटकनी दी जाए। वे लोग भोनू झा को सीधा समझकर गोनू झा के विरुद्ध कान भरने लगे। तुम मैले कुचैले कपड़े पहने दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहते हो और गोनू झा बंठन कर फुटानी छांटते रहते हैं। दरबार आदि से मिले इनाम बख्शीश का मामूली अंश भी घर को नहीं देते हैं, इसलिए तुम भी क्यों नहीं दरबार जाते हो? भोनू दुष्ट पड़ोसियों के बहकावे में आ गया और दरबार जाने का निश्चय कर लिया। इसकी सूचना बड़े भाई को दी। गोनू झा ने सहर्ष सहमति जता दी। दूसरे दिन भोनू झा पाक दुपट्टा में दरबार पहुंचा। राजा ने सोचा कि शायद गोनू झा बीमार पड़ गए हैं, इसलिए भोनू झा को ही भेजा है। राजा ने पूछा, भोनू इतनी देर क्यों हुई? उसने विस्मय से छाती तक एक हाथ लाते हुए कहा, महाराज, मार्ग में इतने बड़े बड़े 2 खरहे दिखे हैं। राजा को गुस्सा आ गया कि यह मुझे चिढ़ा रहा है। उसे लगा कि कहीं इतने बड़े बड़े भी खरहे हुए हैं, इसलिए भोनू को कैद करवा दिया।
उस दिन भोनू को न लौटा पाकर गोनू झा को चिंता होने लगी। फिर सोचा कि सीधापन ही न कोई कारण बना हो। सुबह गोनू झा दरबार पहुंचे। राजा ने सारा वृत्तांत सुनाया। गोनू झा ने भोनू का ही पक्ष लेते हुए कहा, महाराज, उसने गलत नहीं कहा होगा, आपके समझने में ही भूल हुई है। राजा ने चौंकते हुए पूछा, यह कैसे कह सकते हो? गोनू झा ने बाएं हाथ को उसी प्रकार छाती तक ले जाकर और दाएं हाथ को 1.5 बित्ता नीचे लगाते हुए कहा, महाराज, आपने उसके ऊपर के हाथ को देखा होगा, लेकिन नीचे इस तरह जो हाथ लगाया होगा उस पर ध्यान नहीं दे पाए होंगे। पृष्ठ खरहे तो इतने बड़े बड़े होते ही हैं। राजा को अपनी चूक का एहसास होने लगा और तुरंत ही भोनू को मुक्त करवा दिया। दोनों सहोदर घर विदा हुए। भोनू लज्जित था। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए पूछा, भोनू, कल दरबार जाने की किसकी बारी है? भोनू ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, भैया, बाप रे, फिर मियाँ बकरी चरा है। अब मैं किसी दुष्ट के उकसावे में आने वाला नहीं हूं। उस दिन से कभी भोनू झा ने दरबार जाने का नाम नहीं लिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 राज में भयंकर सुखाड़ पड़ा। प्रजा पानी के लिए त्राहित्राही करने लगी। राजा ने बहुत यज्ञ जाप करवाए, पर वर्षा होने का नाम ही न ले रही थी। अंततः राजा ने पूरे इलाके में डुगडुगी पिटवा दी कि जो इसका समाधान निकालेगा उसे राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा और वैसे व्यक्ति को लाने वाला भी पुरस्कृत होगा। पुरस्कार की लालसा में लोग इधर उधर भटकने लगे। 2-3 दिनों के अंदर ही दरबार में एक भारी भरकम साधु बाबा पहुंचे। उनके ललाट पर 20 थोप सुशोभित थे। उन्होंने सगर्व कहा, महाराज, मेरा नाम 20 थोप बाबा है। मैं हिमालय की कंदरा में 320 वर्ष से तपस्यारत हूँ और आपके राज में भीषण सुखाड़ सुनकर वहीं से आया हूँ। मुझ में यज्ञ द्वारा वर्षा कराने की अद्भुत क्षमता है। राजा खुश हो गया और बाबा के बताए स्थान पर दूसरे ही दिन यज्ञ करवाने का आदेश निर्गत किया। शाम तक सभी सामग्रियां बाबा के हलावे कर दी गईं। धनधान्य का ढेर लग गया ताकि यज्ञ में कोई चूक न हो। यह बात संपूर्ण राज में जंगल की आग की भांति फैल गई। प्रजा की खुशी का ठिकाना न रहा। गांव-गांव से लोग 20 थोप बाबा के दर्शन और सेवा के लिए पहुंचने लगे। उसी शाम गोनू झा कहीं से पहुनाई कर लौटे थे। पत्नी ने बाबा का बखान अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर किया। चर्चा प्रशंसा सुनकर गोनू झा को घर में चैन कहा। वह बाबा के दर्शनार्थ आतुर हो रहे थे। पत्नी ने मना करते हुए कहा, आप तो स्वयं बहुत दूर से आए हैं, अतिशय थके मांदे होंगे और शाम भी हो गई है, इसलिए सुबह में ही दर्शन कर आइएगा। किंतु गोनू झा को तो जैसे मधुमक्खियों ने काट लिया हो। नहा धोकर झोला में इधर उधर का सामान रख विदा हो गए। रात में ही शोर मच गया कि पूरे तामझाम से एक बाबा पधारे हैं। वह भी राजा की अनावृष्टि से उबारने के लिए हिमालय से ही पधारे हैं। उनके पूरे चेहरे पर 420 थोप चकमका रहे हैं। ग्रामवासी इन्हें 20 थोप बाबा से मिलाने ले गए। अपने से बहुत अधिक थोप लगाए देख उन्होंने ईर्ष्या से कहा, मेरा नाम श्री श्री 108-20 थोप बाबा है। मैं जहां चाहूं यज्ञ से वर्षा करवा दूं। फिर उन्होंने क्रोध से डपटते हुए कहा, तुम कौन हो? 420 थोप बाबा ने सहज भाव से कहा, मुझे लोग 420 थोप बाबा कहते हैं। हूं तो मैं वज्रमूर्ख, पर पूज्यवाद पिताजी मुझे एक सा बांस दे गए हैं जिससे इच्छित स्थान में वर्षा करा लेता हूं। 20 थोप बाबा ने चकित होते हुए पूछा, इतना लंबा बांस रखते कहाँ हो? 420 थोप बाबा ने उसकी आंखों में आंखें डालते और पोल खोलने के लहजे में कहा, आप जैसे साधुओं के मुंह में। इतना सुनते ही 20 थोप बाबा सहम गए और झटपट शौच जाने के लिए उठे। 420 थोप बाबा भी उनके पीछे पीछे विदा हो गए।
आगे जाने पर 420 थोक बाबा को लोगों ने घेर लिया और 20 थोक बाबा शौच के लिए आगे बढ़ गए। 420 थोक बाबा ने भीड़ को समझाते बुझाते 20 थोक बाबा के पीछे दौड़े और ललकारा देते हुए कहा, अपना कमंडल और खड़ाऊ तो लेते जाइए। 20 थोक बाबा ने अनसुना करते हुए और नकली जटाजूट नोचकर फेंकते भागा। ग्रामवासियों ने ढोंगी ढोंगी कहकर पीछा किया, किंतु वह अंधेरे का लाभ उठाते हुए 9-2-11 हो गया। ग्रामीण ने तब 420 थोक बाबा को घेर लिया। भीड़ बढ़ते देख उन्होंने चोंगा बदला। कृत्रिम दाढ़ी मूंछ हटते ही ग्रामवासियों ने गोनू झा को पहचान लिया। गोनू झा ने संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, मैं जहां गया था वहां भी इसी प्रकार की घटना हो चुकी है, इसलिए आते ही इसके बारे में सुनकर कान खड़े हो गए। माथा ठनका कि कहीं हमारे राजा भी न झांसे में आ जा, इसलिए एक क्षण भी गुमाए बिना असलियत जानने कूद पड़ा। नतीजा आप लोगों के सामने है। राजा ने ढोंगी साधु से राज की रक्षा हेतु गोनू झा को तहेदिल से सम्मान पुरस्कार दिया। 6-3 घनिष्ठ मित्र बड़े ही गप्पी थे। उनमें एक दीवान का बेटा, दूसरा व्यापारी का पुत्र और तीसरा राजकुमार था। एक दिन बातों ही बातों में तीनों में स्वयं को सबसे बड़ा गप्पी सिद्ध करने की शर्त लग गई और यह तय हुआ कि जो बात को झूठी कहेगा उसे 100 रुपये दंड देना होगा। सबसे पहले दीवान के पुत्र ने कहा, मेरे पितामह यहाँ के राजा थे और वर्तमान राजा का पिता उनका सेवक था। यह सुनते ही राजा का बेटा उछल पड़ा, यह झूठ है। यहाँ के राजा मेरे ही प्रपितामह, पितामह और मेरे पिता रहे हैं। मेरे पितामह कहीं किसी के यहाँ सेवक नहीं रहे। दीवान के बेटे ने चहकते हुए कहा, अगर यह बात झूठ है तो लाओ 100 रुपये। राजकुमार को शर्त के अनुसार रुपए देने पड़े। अब व्यापारी के पुत्र की बारी आई। उसने गंभीर होते हुए कहा, उन दिनों यहाँ के राजा बहुत गरीब थे। एक बार वह अपने पौत्र के साथ मेरे दादा के यहाँ भीख मांगने पहुंचे। इतना सुनना था कि राजकुमार ने झपटते हुए कहा, यह भी सरासर झूठ है। मेरे पितामह या पिता के साथ कभी सी स्थिति नहीं आई। व्यापारी के पुत्र ने प्रसन्नता से शर्त को स्मरण कराते हुए कहा, तब तुम हारे और मैं जीता, इसलिए लाओ 100 रुपये। उसे भी रुपए देने पड़े। अब राजकुमार की बारी आई। उसने अनमने भाव से कहा, अभी मुझे घर जाना है, कल फिर हम लोग यहीं उपस्थित होंगे। राजकुमार उधेड़बुन में पड़ा रहा कि कैसे झूठ का पुल बांधा जाए ताकि रुपए वापस हों। उसे कुछ स्मरण नहीं हो रहा था। अंत में उसने गोनू झा से संपर्क किया। गोनू झा ने आश्वस्त करते हुए कहा, राजकुमार, यह तो बां हाथ का खेल है, सिर्फ अपनी जगह मुझे कहानी कहने के लिए मनवा लेना। उसके दोनों मित्रों को कोई एतराज न हुआ। गोनू झा साधारण वेशभूषा में पहुंचे थे। उन्होंने गप कहनी शुरू की। एक बार भीषण अकाल पड़ा। प्रजा अन्न के लिए त्राही त्राही करने लगी। राजा कागज बनवा बनवाकर अन्न देने लगे। तुम दोनों के दादा भी आए। राजा उन्हें 1-1 क्विंटल गेहूं दे रहे थे, परंतु बहुत बार कहने पर 10-10 क्विंटल दे दिया। वे तो अब इस संसार में नहीं रहे। उनके पुत्र अथवा पौत्रों ने भी गेहूं नहीं लौटाया। से कृतघ्न आज के लोग हो गए हैं। खैर, राजा के कागज दुरुस्त है, आज नहीं तो कल सधाना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही दीवान और व्यापारी के पुत्र उछले एक स्वर से कहा, यह बिल्कुल असत्य है। हमारे दादा अथवा पिता ने कभी इसकी चर्चा नहीं की। गोनू झा ने हंसते हुए कहा, अगर झूठ है तो लाओ 100 रुपये और सत्य है तो गेहूं ही चुकता करो। दोनों ने रुपए देने में ही खैरियत समझी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और यह कहानी अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। और ऐसी और कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल था द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।